नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। आज खास कार्यक्रम का मुद्दा है आरक्षण बना सबसे बड़ा मुद्दा। दरअसल बीजेपी आज अगर सत्ता में है तो इसमें ओबीसी वर्ग का सबसे बड़ा योगदान है। इस वर्ग के वोटरों का सबसे बड़ा हिस्सा बीजेपी के पास है। बीजेपी अगर लंबे समय तक सत्ता से बाहर रही तो इसमें भी ओबीसी वर्ग का पार्टी से दूर रहना ही मूल वजह थी। मंडल कमीशन लागू होने के बाद जब महिलाओं के रिजर्वेशन का सवाल आया तो उमा भारती के नेतृत्व में बीजेपी ने ओबीसी रिजर्वेशन की मांग उठाई। बीजेपी के लिए यही टर्निंग पॉइंट रहा। मंदिर आंदोलन में ओबीसी वर्ग शामिल तो था, मगर विभाजित तौर पर और हिंदू होकर, ना कि ओबीसी होकर। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या ओबीसी वर्ग को आरक्षण 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है? इसका जवाब महिलाओं के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर चर्चा के दौरान राजनीतिक दलों के रुख में मिल जाता है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हुए ओबीसी आरक्षण के बगैर इसे अधूरा बताया। वहीं बीजेपी के तमाम नेता इस मुद्दे पर खामोश रहे। जनगणना और परिसीमन से महिला आरक्षण को जोड़ते हुए वो संकेत देने में लगे रहे, मानो ओबीसी आरक्षण भी तभी हो सकता है जब ये दोनों बातें हों। अब कांग्रेस जातिगत जनगणना पर जोर दे रही है। कांग्रेस को मालूम है कि 2024 को जीतना है तो ओबीसी को अपने पाले में लाना जरूरी है। वैसे तो जातिगत जनगणना का मुद्दा नीतीश कुमार और तेजस्वी ने बिहार में बनाया था, मगर इस मुद्दे को कांग्रेस हाथों हाथ लेकर फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी में है। राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इसके साथ ही अगर सत्ता में हम लोग आए तो जातिगत जनगणना कराएंगे। साथ ही 2024 में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो देश भर में जातिगत जनगणना कराएंगे। दरअसल फिर कांग्रेस की ओर से जातिगत जनगणना की मांग उठी है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई और इसमें जाति आधारित गणना और आगामी विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति को लेकर चर्चा हुई। CWC की मीटिंग के बाद राहुल गांधी मीडिया के सामने आए और जाति जनगणना की बात करते हुए इस दौरान केंद्र पर उन्होंने निशाना साधा। राहुल गांधी का फोकस ओबीसी पर था। उन्होंने कहा कि हमारे 4 मुख्यमंत्री हैं और उसमें 3 ओबीसी हैं। बिहार में जाति गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद राहुल गांधी इस मुद्दे को और तेजी से उठा रहे हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे का मुकाबला करने के लिए जाति आधारित जनगणना पर जोर दिया है। आज हम इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि क्या 2024 में आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। तो क्या 2024 में आरक्षण बनेगा सबसे बड़ा मुद्दा? इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। और पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और लगातार वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। नीतीश और तेजस्वी का हथियार छीन लेगी क्या कांग्रेस? आरक्षण की लकीर खत्म करने का भी प्लान। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर आरक्षण की 50% लिमिट को ही खत्म करने की बात कही है। इस तरह कांग्रेस ओबीसी आरक्षण और जातीय सर्वे के मामले में लालू और नीतीश कुमार से भी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिहार में जातीय सर्वे के बाद से पूरे देश में राजनीति की दिशा अब बदलती हुई दिख रही है। जातीय सर्वे के बाद लालू यादव, नीतीश कुमार जैसे नेताओं ने आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी यानी आरक्षण की बात कही तो कांग्रेस अब उनसे भी एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश में है। करीब 1 दशक से लगातार कमजोर हो रही कांग्रेस अब इस मुद्दे को हाथों हाथ ले रही है। तो आरक्षण बना इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा।
और इसी को लेकर हम करेंगे चर्चा। पैनल में कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता मनोज पंडित जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत मनोज जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस के नेता डॉक्टर कुलदीप मलिक भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ आरजेडी के महासचिव आजाद गांधी जी भी हैं। आपका भी बहुत स्वागत। और हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता प्रोफेसर के त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मनोज पंडित जी, कांग्रेस पूरे देश में जातीय जनगणना करने की बात कर रही है। राहुल गांधी इसे समाज के एक्सरे की तरह बता रहे हैं। अब चुनाव का पूरा मुद्दा जाति पर केंद्रित हो गया है। आप इससे भाग तो नहीं सकते। यही मैदान, यही लकीर, यही प्रतिस्पर्धा करनी होगी अब आपको भी। ऋषि जी, कांग्रेस ने कुछ किया तो है नहीं। अब उनको लगता है कि एक ऐसा मुद्दा घर बैठे बैठे मिल गया कि जिसमें हम लोग जनता को लुभा सके और ये बता सके कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे और ओबीसी को आरक्षण देंगे और सारी वरीयता देंगे और चीजें देंगे। तो ऋषि जी, अब कांग्रेस को समझना होगा कि अब राजनीति की परिभाषा बदल गई। अब लोग राजनीति विकास की चाहते हैं, राजनीति तरक्की की चाहते हैं और नौजवान अब जातिवाद के चक्कर में नहीं फंसना चाहता। चीजें हैं, मुद्दे हैं, मुद्दों पे काम होना चाहिए। इस हिसाब से लोग प्लान करते हैं। आप ये बताइए कि पुरानी परिपाटी को अब ला के अब चलो बिहार में जो जातिगत जनगणना इन्होंने कराई, इसके आंकड़े जनता के सामने लेके आए, उन आंकड़ों से क्या साबित करना चाहते हैं? उनमें ये जो चीजें हैं, इससे अब लोग एक भी मुझे बताइए, कोई भी खुश है तो आप बता दीजिए। कोई खुश नहीं है। पर अब इनको समझना होगा कि अब लोग ये चाहते हैं कि हम लोग कैसे हमारे बच्चों को रोजगार मिले, कैसे उन्हें स्वास्थ्य मिले, कैसे शिक्षा मिले, कैसे हम लोग काबिलियत चीजें खड़ी कर पाए, मुद्दों पे बात कीजिए। पर लेकिन कांग्रेस या और अन्य दल जो सिर्फ जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है सिर्फ एक ही राह लापने में लगे हुए कि जातिगत जनगणना ठीक है। अरे भाई ठीक है, आपने कराई, जब आपने कराई तो क्यों नहीं आपने आंकड़े जनता के सामने रखे? किसने रोका था आपको आंकड़े रखने के लिए? आज तक ये मुझे लगता है पहली बार जो बिहार वाली जनगणना हुई उसके आंकड़े। ठीक है, तो जब इलेक्शन आता है आप भी तो कोई ना कोई कार्ड खेलते हैं ना। इस बार ये ओबीसी कार्ड खेल रहे हैं। बहरहाल डॉक्टर कुलदीप मलिक, जो यहाँ पर चीजें आपसे पूछी मनोज पंडित जी ने, उनका तो आप जवाब दीजिएगा ही, लेकिन इसके साथ ही पिछड़े और दलित हितों की राजनीति करने वाले दल इंडिया गठबंधन में आपके सहयोगी हैं। ओबीसी आरक्षण और आरक्षण की सीमा हटाने के मुद्दे पर आपकी मुखरता साथी दलों के समर्थन के चलते है या कांग्रेस अपनी पॉलिसी बदल रही है? नहीं, देखिए मैडम, एक ये बात हम बहुत अच्छे से समझ ले कि अब कांग्रेस की बात हो रही तो इंडिया की बात हो रही, और अगर दूसरे घर दलों की बात हो रही तो भी कहीं न कहीं इंडिया की बात हो रही। रही बात इस मुद्दे की, जैसे ही आपने अभी ये डिबेट शुरू की तो आपने ये बहुत ही अच्छी बात बताई कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी आज सरकार में है तो उसके पीछे कहीं न कहीं जो ओबीसी वर्ग है देश का, उसका बहुत बड़ा हाथ है। और ये तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही नहीं, देश में जिसकी भी सरकार बनी, अगर पहले कांग्रेस की सरकार बनती थी तो कांग्रेस के साथ जो है ओबीसी वर्ग रहता था। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो अब जो है ओबीसी वर्ग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन कहीं न कहीं आज जिस तरीके से लोगों की आंखें खुल ली, वे अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे। जितने भी ओबीसी वर्ग के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने वोट दी थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए कुछ करेगी, लेकिन जिस तरीके से ओबीसी वर्ग के लिए काम करना था उस तरीके का काम भारतीय जनता पार्टी वालों ने किया नहीं। और अभी बिहार में जो जनगणना हुई उससे तो ओबीसी वर्ग की और आंखें खुली। मैं आपको बताऊं, बिहार के अंदर जो ओबीसी वर्ग आया वो लगभग 63% और जो सामान्य वर्ग है वो मात्र जो है लगभग 15% जो है बिहार के अंदर है। लेकिन अगर आप इन 15% की हिस्सेदारी देखें हर क्षेत्र के अंदर, भले ही वो सत्ता में हो, भले ही वो नौकरियों में हो, वो वहाँ पे हिस्सेदारी उनकी कितनी मिलेगी? तो कहीं ना कहीं अब ओबीसी वर्ग ये आवाज उठा रहा कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और इस आवाज से कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो है बौखलाहट है। अभी आप मनोज भाई की बॉडी लैंग्वेज देखो
इनकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाएगा। और आने वाले चुनाव में ये बहुत ही गंभीर मुद्दा होगा और कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी कोशिश रहेगी कि इस मुद्दे को लेकर ओबीसी वर्ग के अंदर जाया जाए और ज्यादा से ज्यादा ओबीसी वर्ग को अपने साथ जोड़ा जाए, क्योंकि पहले से ही कांग्रेस के साथ ओबीसी वर्ग था। ठीक है, वो तो हम पहले ही कह रहे हैं ना कि सब मुद्दे चुनाव के दौरान ही आते हैं। आजाद गांधी जी, ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस जिस तरह से मुखर हुई है, इससे आपके पिछड़ों की मसीहाई का लाभ बट न जाए। दे देना चाहता हूँ कि जब साइबर कमीशन बना इस देश में तो कांग्रेस ने इसका सबसे पहले समर्थन किया। राजस्थान में एक बड़ी बैठक हुई थी कांग्रेस की और उसमें कांग्रेस महाअधिवेशन में ये बात 1900 लगभग आजादी के पहले की बात है, जब कांग्रेस का गठन आज से नहीं हुआ था। उस वक्त से कांग्रेस पिछड़ों के हित ऐसी है। बाबा भीमराव अंबेडकर को जब संविधान बन रहा था तो उसमें जवाहरलाल नेहरू साहब ने जब कमेटी में तमाम लोग थे, उसमें से सर्वसम्मति से तय हुआ कि नहीं, उसमें जो है दलितों को अलग से पार्लियामेंट में और विधानसभा में 25% आरक्षण दे दी जाए। दिया। आज कांग्रेस अगर इस बात को समय के अनुकूल परिवर्तन दुनिया होता है, जिस परिवेश में इस देश में राजनीति हो रहा है और पिछड़ा वर्ग पहले जागे हुए नहीं थे, अब पिछड़ा वर्ग ओबीसी जिसको कहते हैं और बिहार में ईबीसी है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का देन है, लालू जी का देन है कि बिहार में ईबीसी है जिसकी आबादी 36% है। ये लोग अब जाग गए हैं। अपनी ताकत का जब तक किसी व्यक्ति को एहसास न हो तो वह ताकतवर व्यक्ति नहीं कहलाता है। नीतीश कुमार जी ने सबको ताकत देने का काम किया, अधिकार बताने का काम किया और यह अधिकार देखिएगा। आप कह रहे हैं आजाद गांधी जी कि पिछड़ा वर्ग पहले जागे हुए नहीं थे, अब जाग गए हैं। ऐसा तो नहीं है, वो तो पहले से ही जागे हुए हैं कि चुनाव का समय है तो आपको लग रहा है कि भैया आप जाग जाना चाहिए, अभी भी नहीं जागे तो बहुत देर ना हो जाए। सुना जाए, अगर पिछड़ा वर्ग और ईबीसी दलित जागे हुए रहते तो हमारे भी कम से कम 1000-1500 IAS होना चाहिए था देश में। ओबीसी का IAS IPS होना चाहिए था। हमारे बिहार में डीएसपी खोजने के लिए हम लोग को परेशानी होती थी कि ओबीसी का कोई डीएसपी हम लोग बना दे। यह स्थिति थी बिहार और मतलब अधिकारी भी अब आप जाति देखकर बनाएंगे, काबिलियत कोई मायने नहीं रखती क्या? हम ये कहते हैं काबिलियत कोई मायने नहीं रखती आप लोगों के लिए, बस जाति का होना चाहिए, है ना? आप पूछिए न कि लोग ब्राह्मण को क्यों ज्यादा बना रहे हैं। जाति जरूरी है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ मनोज पंडित जी से इस पर, उसके बाद आऊंगी प्रोफेसर के त्रिपाठी जी आपके पास। जवाब दे दीजिए जल्दी से मनोज पंडित जी। कोई आवश्यकता नहीं है, काबिलियत की जरूरत नहीं है। मेरे मित्र को सिर्फ जाति के आप हो तो पर्याप्त है कि आप कैसे फैसला करेंगे, कैसे आप बताइए कि डॉक्टर बना दें। आप क्या ऐसे डॉक्टर से ये इलाज करा पाएंगे? मेरे मित्र जरूर ये सोचेंगे कि ऐसे डॉक्टर से मैं अपना इलाज कराऊं। डॉक्टर के लिए क्यों ढूंढते हैं किसी ऐसा आदमी को, काबिल व्यक्ति को जो इनका आज अच्छे से कर सके? तो मेरा मानना ये है कि नौकरियों में या इन सब चीजों में ये सब चीजें ठीक नहीं है। आप ठीक है राजनीति में आप दे रहे हैं, अलग बात है, पर लेकिन आप इन चीजों में ये सब चीजें जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि इससे कोई भविष्य देश का भला होने वाला है। आप काबिलियत पैदा कीजिए। आप देश को जातिवाद पे बांट के ये देश के लिए आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं कि आप देश को जातिवाद पे बांट दें और उस जातिवाद पे अपनी कुर्सी जमाए बैठे रहे, तो ये चीजें ठीक नहीं, देश हित में नहीं है। अगर आप देश हित में राजनीति करते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि जो काबिल व्यक्ति हो हम उनको काबिल कैसे बनाएं, चाहे ओबीसी वर्ग के लोग हों चाहे किसी और वर्ग के लोग हों, उनको कैसे काबिल बनाएं, कैसे पढ़ाएं, कैसे उनको चीजों को बढ़ाएं, वो चीज मानते हैं हम आपकी। पर आप कहते हैं कि वो मिल नहीं रहा। चलिए मुझे एक ब्रेक लेना है, इसलिए एक टिप्पणी इस पर प्रोफेसर के त्रिपाठी जी की भी ले लेती हूँ जल्दी से। के त्रिपाठी जी, सर आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? हाँ आवाज मिल रही है आप मैडम जी। सर कांग्रेस तो आपसे भी तेज चल रही है, संविधान संशोधन कर आरक्षण की सीमा खत्म करने का प्रस्ताव भी उनकी पार्टी कार्य समिति में आ गया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए हमारी पार्टी का तो ये मानना था बहुत पहले से ही, हमारे नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, उन्होंने कहा था सोशलिस्टों ने बांधी गांठ पिछड़े पावे 100 में 60।
तो अभी तो हम 27% आरक्षण पाए हुए हैं। अगर इस मुल्क में जब काका कालकर का आया था, आयोग की बैठक हुई थी बैकवर्ड के लिए, तो उस बैठक में ये तय हुआ था लगभग 60% पिछड़ी जातियां हिंदुस्तान में हैं, उनको अगर मुख्य धारा में लाना है तो उनका आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक उत्थान जब तक नहीं होगा तब तक ये आगे मुख्य धारा में नहीं आ पाएंगे। इनको हमको विशेष अवसर देना होगा। ये काम कांग्रेस को करना था, लेकिन कांग्रेस इसको टालते टालते, ये तो कहिए मानिए पीपी सिंह आए हैं तो 27% आरक्षण मिला है और उस आरक्षण का लाभ आप देख रहे हैं बैकवर्ड में काफी लोग आगे बढ़े हैं, लेकिन कुछ जातियां जो हैं जो बैकवर्ड में अगली जातियां थी उन्हीं को लाभ मिला है। हमारा मानना है कि इसको जो क्षैतिज हमारा आवंटन था उसको आप वर्टिकल कर दीजिए और आबादी की जातिगत जनगणना का हम स्वागत करते हैं। कांग्रेस ने जो कहा है अच्छी बात कही है, देर आए दुरुस्त आए। अगर यही देश में पहले करीब 60 सालों तक सत्ता में थे, अगर ये इसको कायदे से कर देते तो आज ये समस्या, सामाजिक समस्या खत्म हो जाती। अब तो आपको भी कायदा समझाया जा रहा है। डॉक्टर कुलदीप मलिक और आपके ही साथी आपको कायदा यहाँ समझा रहे हैं। अगर आप कायदे से पहले कर देते तो इनको ये मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जैसे जैसे ये चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे आरक्षण इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है और इसी को लेकर लगातार कर रहे हैं हम चर्चा। कई खास मेहमान पैनल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कुलदीप मलिक, जो आपके साथी ने आपके ऊपर आरोप लगाए उनका भी जवाब दीजिए और इसके साथ ही ये बताइए सर कि विपक्ष में रहने के दौरान आप मोदी सरकार पर अमीरों को अमीर बनाने की राजनीति करने का आरोप लगाते रहे हैं। आपने सालों इसे लेकर कैंपेन भी किया है और चुनाव से ठीक पहले जाति और आरक्षण को मुद्दा बनाया। क्या उन मुद्दों को जनता गंभीरता से नहीं ले रही थी? नहीं, मैं तो उन मुद्दों को भी जो है जनता गंभीरता से ले रही। और अगर कांग्रेस ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रही थी तो क्या कांग्रेस एक गलत आरोप लगा रही थी? मुझे तो नहीं लगता। भाई आप देख लो, ये तो डाटा बता रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अमीर आदमी इस देश में अमीर होता जा रहा है और गरीब आदमी इस देश में जो है गरीब होता जा रहा है। यही बात इस मुद्दे की। मैडम मैं आपको ये बता दूं, ये जातिगत जनगणना अब भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बनेगी आने वाले टाइम में। और मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी का केवल और केवल एक ही काम था कि ये देश के लोगों को बांटते थे। इन्होंने देश के लोगों को पहले धर्मों में बांटा, हिंदू में बांटा, सिख में बांटा, ईसाइयों में बांटा। इसके बाद अब ये धर्मों के अंदर घुस गए, ये जातियों में बांटने लगे। लेकिन अब नीतीश कुमार जी ने जो जातीय उन्होंने धर्मों में बांटा, हिंदुत्व में बांटा, आप अब ओबीसी में बांटने जा रहे हैं। तो जो उन्होंने किया, आप कौन सा पीछे हैं? जो वो करेंगे आप भी वही करने जा रहे हैं। नहीं, आप प्लीज कृपा करके मुझे 1 मिनट का समय दे और मैं डाटा के साथ में बात कर रहा। मैडम अगर जिसकी जितनी जो है संख्या है उसकी उतनी भागीदारी नहीं होनी चाहिए क्या? मैं शिक्षा समाज चाहता हूँ और जो मैं बात बता रहा आपकी भी आंखें खोल रहा। शिक्षा समाज के अंदर फिलहाल आप देखें कि देश के अंदर कितने विश्वविद्यालय है, कितने विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है और कितने जो है राज्य विश्वविद्यालय है, और उन विश्वविद्यालयों में कितने लोग किस जाति के हैं। अभी श्रीमान जी बता रहे थे कि भाई योग्यता के आधार पर जो है नियुक्तियां होगी। मुझे बताओ, क्या ओबीसी वर्ग में इन्हें कोई योग्य आदमी नहीं मिलता? क्या कोई वीसी बनाने के लिए इन्हें ओबीसी वर्ग में पढ़ा लिखा आदमी नहीं मिलता? मैं आपको बताऊं, देश की संसद में इन्हीं के जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने अगस्त 2022 के अंदर एक डाटा दिया और वो डाटा ये बता रहा था कि अगस्त 2022 में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी पूरे देश के अंदर वो 45 थी। 45 वीसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर, उनमें से केवल एक वीसी एससी वर्ग से। चलिए ठीक है, मैं अभी जो आपने आरोप लगाया है मैं इसी पर जवाब ले लेती हूँ पहले। ठीक है, मैं उसी पर जवाब ले लेती हूँ। मनोज पंडित जी। ऋषु जी मेरे मित्र जो है, अब इनका बीपी जल्दी बढ़ जाता है तो ये समझ नहीं पाते। अगर आप कुछ बीच में बोलती हैं तो इनको ये आपको दूसरे का प्रवक्ता बताने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें खराब हो जाती हैं। आप ये बताइए कि अभी सही कहा त्रिपाठी जी ने कि अगर कांग्रेस सही कर देती तो करने की जरूरत न पड़ती। अब चूंकि गठबंधन में है, एंटी गठबंधन में सारे लोग हैं तो एक दूसरे के खिलाफ ज्यादा बोल नहीं सकते। बोलेंगे तो चीजें खराब हो जाएंगी। तो सच्चाई आप ये देखिए डॉक्टर कुलदीप मलिक जी, सच्चाई
दिखती है, नजर आती है। आज अंधे व्यक्ति को भी सूरज की उस जो तपिश होती है ना, वो उसको फीलिंग होती है, फील आती है, जनता को फील आती है कि उसका भविष्य सुरक्षित है कहाँ। भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से काम करती है, आप देखिए 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में सरकार रिलीज हुई ना, नहीं तो अब से पहले कहाँ हो रही थी? अब से पहले कभी बसपा, कभी सपा, कभी बसपा, कभी सपा। और आप तो इतने दिनों से निकल गए सत्ता से बाहर। अगर आप इतने अच्छे आपके काम होते, इतनी अच्छी आपकी नीतियां होती, तो आज आप वही मठ में बैठे होते, काम कर रहे होते आप। तो ये जो अब देश को बांटा आपने, पहले अब जातिवाद में, फिर आप धर्म में, इन सब चीजों में बांटने सब होने वाला नहीं है। अब देश का हर युवा, हर व्यक्ति। मनोज पंडित जी, शुरुआत तो आप ही लोगों ने इसकी की है। आप दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप धर्म की यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसको बांटा किसने? कम से बताइए कि हम भारत में रहते हैं, तो क्या हमें मंदिर बनाने का अधिकार नहीं है? हम मंदिर नहीं बना सकते? आप बिल्कुल बनाइए, बिल्कुल बनाइए। तो किसने मना किया आपको? क्या आपको पूजा करने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल बनाइए। आप अपने पड़ोसी से पूछ के करेंगे कि मैं आज पूजा करूँ ना करूँ? आप मुझे बताइए, आपका अधिकार है। अगर मंदिर बना है तो ये राम मंदिर सिर्फ आपने नहीं बनाया है। राम मंदिर वो गाढ़ी कमाई से बना है, जनता ने बनाया है। बहरहाल आजाद गांधी जी, जैसे आप ओबीसी प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, पार्टी संगठन से लेकर अगर हम यहाँ पर बात करें आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि बिहार में भी विधानसभा चुनाव होंगे, तो टिकट बंटवारे तक में भी आपको इसे चरितार्थ करना आवश्यक हो जाएगा। देखिए, मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि हमारी पार्टी जो राष्ट्रीय जनता दल है, जो संगठन बना है बिहार में, और राष्ट्रीय स्तर का जो संगठन बना है, उन तमाम संगठनों में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज से विगत 4 वर्ष पहले घोषणा की थी कि अति पिछड़ा वर्ग को, ओबीसी को संगठन में जगह दिया जाए। अगर बिहार में 800 प्रखंड है तो उसमें जो है 300 से ऊपर के लोग अति पिछड़ा दलित समुदाय के हैं। हम इस काम को पहले से कर रहे हैं। लालू यादव की ये पहली सोच है और कांग्रेस को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। एक बहुत अच्छा फैसला कांग्रेस के कार्य समिति ने लिया है। 50% से एवं आरक्षण की जरूरत है। अभी पंडित जी कह रहे थे, बहुत बात कर रहे थे कि डॉक्टर, इंजीनियर लोग जो है जैसे तैसे लोग बन रहे। आप बताइए पंडित जी, हमारे मित्र आप है, कि जो बिरला स्कूल में पढ़ रहा, जो अंबानी के विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हो, जो व्यक्ति सेंट्रल स्कूल में पढ़ रहा हो, तो क्या व्यक्ति बन पाएगा डॉक्टर? हमारे बच्चे जो हैं एक मिडिल स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो उसकी तुलना हम कर सकते हैं क्या? देश की आबादी का 80% हिस्सा ये तो पढ़ने वाले के ऊपर बात होती है ना आजाद गांधी जी। आप इस बात को नहीं कह सकते ना कि अगर कोई सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है तो वो काबिल नहीं निकल सकता। मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ और आप में से भी बहुत सारे लोग शायद सरकारी स्कूलों से पढ़े होंगे। मेरे पास एक मिनट, सरकारी स्कूल में आप पढ़ी, हम आपको बधाई देना चाहते हैं, लेकिन ये बताइए कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले भारत में कितने IAS IPS बने हैं? क्यों नहीं होते? आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि सरकारी स्कूल से पढ़ने वाले IAS IPS नहीं हो सकते? आप उनका आंकड़ा निकाल लीजिए, सर। नहीं, बिरला का आप आंकड़ा निकालिए, आपको सरकारी स्कूल से पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे ब्यूरोक्रेट्स बनते हुए नजर आएंगे। नहीं जा रहे हैं, इसीलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। कांग्रेस स्वागत के योग्य। चलिए, ये डाटा भी आप जरूर निकलवाइएगा। अगली डिबेट जब होगी तो इसको लेकर भी मैं आपसे चर्चा करूंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आरक्षण बना सबसे बड़ा मुद्दा और इस बार चुनावों के इर्द गिर्द ये ही मुद्दा छाया हुआ है। खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।